बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाजरीन, कामयाबी के बारे में इंसान हमेशा सवाल उठाता रहा है और सोचता रहा है कि असल कामयाबी है क्या, हकीकी कामयाबी और हकीकी खुशी है क्या। चर्चिल कहता है कि इकट्ठे होना शुरुआत है, इकट्ठे साथ रहना तरक्की और इकट्ठे काम करना कामयाबी। और नाज़रीन, आज हमारे शो में मेहमान है बेगम नवाजिश अली। वेलकम टू द शो बेगम जी। नबीहा, आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है हमारी मेहमान से गुफ्तगू, हर खबर पर नजर, सितारों की चाल, किस्मत का हाल, अंदर की खबर और एक दिल फरेब नगमा। लेकिन सबसे पहले बात होगी हमारी आज की मेहमान से। अच्छा बेगम, ये बताइए, आप अपना शो करती थी, बहुत ही शानदार, और पहला इंटरव्यू आपने किसका किया? पहला इंटरव्यू मखदूम अमीन फ़हीम और रीमा मेरे पहले गेस्ट। तो अब उनका क्या हाल है? साहब, सुना है आजकल जरा ज़ेरे आताब हैं और उनके शायद अरेस्ट वारंट्स भी जारी हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझसे राब्ता किया नहीं है। लेकिन जब भी राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह उनका ही फायदा होगा। अल्लाह उन्हें शिफा दे। आपके हाथ तो सुना बहुत लंबे हैं। कानून से भी ज्यादा। कानून से भी ज्यादा। हुण भी नाप के देख लो। वैसे वसी शाह साहब, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, वो दोनों गार में बैठे हैं और हम यहाँ बैठे हैं। कितना ही अच्छा होता कि हम दोनों भी उस गार के अंदर होते। शाह जी, गार बंद करा दे। वैसे आपके वालिद साहब से मेरी अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छी दोस्ती है। आप हड़प साहब के साहबजादे हैं ना? जी जी, आपने मुझे पहचान लिया है? बिल्कुल पहचान लिया। हुण तानू बेगम कहां या अम्मी जी अच्छा बेगम, लोग आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। बचपन में मैं बहुत शरीर थी, बहुत नटखट थी। आई वाज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉम बॉय। कोई ऐसी शरारत बेगम जो आज भी आपको याद आती हो? भाई, बहुत सारी शरारतें थी। अब मैं आपको किस उम्र के लोगों को छेड़ा करती थी उस वक्त आप? नहीं, अब तो अपनी ही उम्र के लोग। अच्छा, पहली मोहब्बत किससे हुई आपकी? वो अब इस दुनिया में नहीं है। Anyway, I should not go there. It just makes me very emotional. I am the sensitive type, you know that, वसी शाह। और खामखा मेरी आंखें भर आई तो आपको वहाँ से उठकर यहाँ आना पड़ेगा मेरी आंखें पोंछने के लिए। आप आएंगे ना? अच्छा, दूसरी मोहब्बत? दूसरी मोहब्बत भी जिससे हुई वो वो हयात है जी, वो हयात है। माशाल्लाह, he is doing very well for himself। और अगर उसका नाम ना ही हो तो मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा। आम आदमी को तो हमारी अशराफिया और सियासतदानों की तरह आप भी करीब नहीं आने देती। ये बिल्कुल गलत खबर है आपके पास। मैं किसी को आम नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि हर इंसान अपनी जगह खास है। लेकिन चर्चा तो हमेशा आपका चौधरी साहब के साथ रहा, कर्नल साहब के साथ रहा, कभी किसी आम शख्स का नाम हमने नहीं देखा आपके साथ जुड़ा हुआ। बस यूँ समझ लीजिए कि मैं आम लोगों की जो इज्जत नफ्स है उसको नहीं चाहती कि वो मजरूह हो और खामखा में उनकी इज्जत का तमाशा बने। और आप तो जानते हैं आजकल हमारे मीडिया वाले जो हैं उनको तो खबर चाहिए होती है। तो दैट्स व्हाट मेक्स मी वेरी सेफ कि अगर आप भी मेरे साथ होंगे तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। हाँ, सही बात। शायद अब जाएंगे शायर बन के, वापसी आपकी आम आदमी की तरह होगी। ये बताइए कि आपने जब शो शुरू किया तो एक ऐसा मुआशरा जिसमें यकीन हम सब जानते हैं कि घुटन है और उस तरह की आज़ादी नहीं है बात करने की, वहाँ एक थर्ड स्पीशी के तौर पे रिप्रेजेंट करना और फिर एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको चलाना और मकबूलियत भी लेना, मुश्किलात भी आई या क्या? वसी साहब, पहली बात तो ये कि यू नो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्पीशीज़ के तो उसमें पढ़ते ही नहीं हैं। मैं तो हमेशा जो मेरा मैसेज रहा है एंड द रीज़न यू नो इन ऑल माय शोज़, हम एक मर्द और एक औरत को बुलाया करते थे। उसका मकसद ही ये था, ये बताना कि जो जेंडर डिवाइड है हम इस चीज़ को नहीं मानते और हम समझते हैं कि आज के दौर में औरतें मर्द एक दूसरे के शाना बशाना काम कर रहे हैं। यू नो वो जो दकियानूसी किस्म की एक सोच थी वो अब इट एग्जिस्ट्स नो मोर। मेरे बारे में बहुत किस्म की रूमर्स और बहुत किस्म के गलत खबरें फैलाई गई। जैसे कहा गया कि बेगम साहिबा तो खातून नहीं हैं, कहा गया कि बेगम साहिबा तो जो हैं वो लड़का हैं और वो खातून का रूप धारती हैं। इस तरह की खबरों से आपके दिल पर क्या गुजरती है? मैं बिल्कुल इस तरह की खबरों को मैंने कभी आई पेड नो अटेंशन टू इट, क्योंकि जो जलने वाले हैं वो तो जलेंगे। और जहाँ रही बात मेरी, तो आई डू टेक क्रेडिट फॉर द फैक्ट दैट येस, इन मेनी वेज माय शो वाज अ ट्रेंड सेटर। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट यू नो हम लोगों ने बिल्कुल नॉन कन्वेंशनल किस्म के गेस्ट पेयरिंग की। अच्छा, ये बताइए, सबसे ज्यादा लुत्फ किसका इंटरव्यू करके आप? इतना मुश्किल सवाल है वसी शाह साहब ये, जहाँ पे आपने 300 साढ़े 300 शो किए हों
और 650-700 लोगों का इंटरव्यू किया हो, तो उसमें से ये फैसला करना कि सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया जरा मुश्किल है। अच्छा, जब आप फ्लर्ट करती थी तो लाजिम बात है कुछ ऑफेंड हो जाते होंगे, कुछ सीरियस हो जाते होंगे? एब्सोल्युटली नॉट, नोबडी एवर गॉट ऑफेंडेड। और सीरियस हो जाते थे तो हम भी सीरियस हो जाते थे, ज्यादातर वैसे सीरियस ही हो जाते थे। तो सबसे ज्यादा जो शो मकबूल हुआ, जो सबसे ज्यादा पसंद किया गया, दैट वाज गुलाम मुस्तफा खर साहब से पसंद। वाह वाह वाह, शायरी बाकी खर साहब बाकी बड़े नफीस आदमी है। वो तो प्रोग्राम मुकन तो बाद उन्होंने सेहरा भी मंगा लिया। बाजिया ने भी फोन कर दिया कि आयो जो आनो। चलो, अच्छा, इसका मतलब है कि खर साहब भी चौधरियों में ही शामिल हुए ना फिर? बिल्कुल नहीं, खर साहब हैं, चौधरी होते नहीं, वो जो आपके चौधरी हैं बहुत सारे, उनमें नहीं है? नहीं, उनमें नहीं है, उनमें नहीं है। खर साहब एक शरीफ आदमी है। चौधरी साहब के बारे में बताइए, लोग जानना चाहते हैं चौधरी साहब कौन? बहुत सारे चौधरी, आप किस वाले में इंटरेस्टेड हैं? तो इसका मतलब है चौधरी साहब अलामत है? हाँ जी, सिंबल है सब। जो भी हैं आप बताएं, आप किस वाले में इंटरेस्टेड हैं? आप नहीं चले किसी क्या एक... चाहते क्या है आप, ये बताएं। हम आपसे चौधरी चाहते हैं। कितने जो साडा चौधरी, आप नाम लीजिए, सब है मेरे पास। खैर करे तुझ तो गुजरात से बढ़ गए। अच्छा, मैं तो हैरान आज पूरे प्रोग्राम की शाह जी ने एक शेर नहीं सुनाया। शाह जी डायरी भूल गए हो या की होया है? आज आपने एक भी शेर नहीं सुनाया शाह जी। हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, आप मुझको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आने साल यकीन है ये सारे मामले च ਤੁਹਾਡਾ हाथ है। अच्छा, आप गुनगुना भी लेती हैं? जी, कभी कभार गुनगुना लेती हूँ, हल्का सा। अभी गला खराब है थोड़ा सा। वसी शाह, कल रात को गोलगप्पे खाए थे, गला बैठ गया मेरा। शाह जी घर भी जाना है। अच्छा, क्रिकेटर कौन सा पसंद है? लेकिन मैं आपके लिए गुनगुनाऊंगी, जो कैमरे बंद हो जाएंगे और आप मुझे अपने घर लेके जाएंगे, तो खाना खिलाएंगे, उसके बाद फिर आपको गाना सुनाऊंगी। बिल्कुल, आपको जरूर खाना खिलाएंगे। आज शो तो बात उसे घर नहीं गए। अच्छा, ये बताइए क्रिकेटर कौन सा पसंद है? माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम में इस वक्त बहुत सारा नया टैलेंट आया है, बहुत सारे प्रॉमिसिंग लड़के आए हैं। वैसे मुझे मिसबा भी बहुत पसंद है। अच्छा। मिसबा भी बहुत क्लास के बैट्समैन है, लेकिन आजकल मिसबा बहुत टुक खेलते हैं और मुझे जरा आदत है हेवी स्ट्रोक्स की, तो मैं समझती हूँ कि मिसबा को अपना स्टाइल जो है उसमें थोड़ा और एक्टिव, जैसे आफरीदी तेज, जैसे आफरीदी आफरीदी बहुत क्या ही बहुत कहने। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम, आप तशरीफ लाई, आपने Thank you so much, Wasisha. It's been a real pleasure being here on your show, and thank you so much, all of you. Same here, same here. बस मुझे ये बताइए कि मैं टोनी को साथ लेके जा सकती हूँ ना? नहीं, टोनी को हम किसी सूरत से मैंने नहीं कहा कर क्या मैं टोनी को अपने साथ नो लेके जा सकती हूँ? नो, तो मेरे साथ जाओगे? टोनी ने शो करना है अभी। हाँ, बेगम साहब नाले मैं मुस्तफा खान कल कर लेगा शो, आज टोनी मेरे साथ जाएगा। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ना करो। मैं तो कारदास के भी नहीं आया, मैं चला गया तो फिर कल अखबार की मुलाकात हुई। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद और आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है रेलवे की बदहाली। रेलवे उन इदारों में से एक है जो 47 के बाद इब्तदाई सालों में बहुत मुनाफा बख्श तस्वुर किए जाते थे। सन 1958 में आपको हैरत होगी कि इसका मुनाफा 1 अरब 4 करोड़ रुपए था। उसके बाद के 40 सालों में आज तक इस इदारे की कारकर्दगी के बारे में कोई सालाना कोई एनुअल रिपोर्ट ही तैयार नहीं हुई है। गजब खुदा का, मुल्की तिजारती जरूरियात पूरी करने के लिए 1975 में 250 के करीब कार्गो ट्रेन थी और अब बरसों गुजर जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 65 रह गई हैं। बागी साहब, आप मुझे ये बताएं कि इसकी क्या वजह है? शाह जी, एक बागी से पूछेंगे तो उसके अंदर से बगावत निकलेगी। हबीब जालिब ये कहते कहते मर गया कि मैं बागी हूं, जो चाहो मुझ पर जुल्म करो। ये जुल्म आप पर हुआ है, ये जुल्म मुझ पर हुआ है, हमारे मुल्क पर हुआ है और रेलवे उसका सिर्फ एक हिस्सा है। शाह जी, आप रेलवे के ट्रैक को कम होने पर रोते हैं। आपको क्या पता, इस मुल्क का तो दायां बाजू ही कट गया और फिर क्या था कि आधा मुल्क गया है तो एक चुपसी लगी है और एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचा है। ये वो कौम है जो गारों में रहना बर्दाश्त करती है, लौंग गवाचने पर गाने गाती है और मुल्क जाने पर सड़कों पर आंसू बहाती है और तकियों में मुंह छुपाकर सो जाती है। रेलवे की बात करना चाहते हैं ना आप? उंगलियों पे गिनवाऊं आपको जावेद अशरफ काजी के कारनामे, उंगलियों पे गिनवाऊं आपको गुलाम अहमद बिलोर के कारनामे, उंगलियों पे गिनवाऊं ये जो जलसों का सबसे बड़ा स्पीकर है शेख रशीद, इसके कारनामे, या हाफिज सुलेमान भट्ट का जिक्र करूं जिसने प्याम यूनियन के नाम पर रेलवे के साथ कौन सा जुल्म नहीं किया, या आज के वजीर
ख्वाजा साद रफीक का जिक्र करूं तो सुन लीजिए कि ये रेलवे, इसकी अराजी को कौड़ियों के मूल बेचा है आपके वजीर जावेद अशरफ काजी ने। कोई उस पर मुकदमा न चला सका, कोई उसको अदालत में न ले जा सका। उसकी वजह क्या थी कि एक फौजी हुक्मरान का दौर था और वो भी एक फौजी था। जिक्र करूं सईदुल जफर का, बल्कि जनरल सईदुल जफर का, जो बड़ा नेक नाम बना फिरता है। चाइना से रेलवे के इंजन मंगवाते हैं और प्लानिंग की कमी देखिए कि इंजन वो मंगवाए जाते हैं जो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से बड़े हैं। जब इंजन यहाँ पाकिस्तान में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये इंजन हमारे रेलवे स्टेशन पर पार्क ही नहीं हो सकता। और शाजी ਇਹਦਾ पता करो मांगता की है। रेलवे को करोड़ों रुपया प्लेटफॉर्म की रेनोवेशन पर लगाना पड़ा, उनको नए तरीके से डिजाइन करना पड़ा। अब बात करते हैं आप गुलाम अहमद बलोर की। जब ये रेलवे के वजीर थे, एक मशहूर कॉलम निगार मरियम गिलानी, जो पिशावर में मशरक में लिखती हैं, रेलवे की मुलाजिम है, HR का डिपार्टमेंट उनके पास था। उन्होंने अपने कॉलम्स में ये बात लिखी है कि 250 सीटें आई और गुलाम अहमद बलोर साहब ने 250 लोगों की फहरिस्त बना के उनके मेज पर भेज दी, बहुत ज़ेर-ए-ताब भी रही कि इनको भर्ती करो। फिर वो OSD बनी, आप भी जानते हैं, कौम भी जानती है, पूरे मीडिया में भी ये खबर आई और अदालत से वो गुलाम अहमद बलोर के खिलाफ अपना केस जीत गई और वो आज भी रेलवे में नौकरी करती हैं। और गुलाम अहमद बलोर रेलवे के साथ ये ज्यादती करने के बाद पिशावर में हल्की हल्की खांसी करते फिरते हैं कि एक ना एक दिन तब्दीली का सूरज जरूर उभरेगा। कोई किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, किसी भी इदारे से ताल्लुक रखता हो, अगर उसने करप्शन की है तो उसे चौकों में घसीटा जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि गार में बैठे हुए ये लोग जागें और इस गार से निकलकर बाहर आएं। शाजी दा चोर सुच किथे वे मैं तो समझा सी ये बोलेगा नहीं, ऐसे चल नहीं यार, आपने गुस्सा दिला दिया है। हाँ मैं बागी हूँ। जो चाहो मुझ पर जुल्म करो, मैं बागी हूँ। दिल ते कर दे तेरे ते ठंडा पानी हाँ मैं बागी हूँ जनाब एंकर, मैंने भूख लगी। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। जिमें जिमें तकरीर करता रहा कोड छोटा होता गया। नहीं यार, ये तो और जैसे जैसे तुम लोग बेहजाई और बेगैरती करते गए, मुल्क भी छोटा होता गया और एक दिन ये गार इतना छोटा हो जाएगा कि इसका दरवाजा बंद हो जाएगा और तुम्हारे पास कोई ऐसी नेकी भी नहीं होगी कि तुम उसको याद करके दरवाजे के खुलने की दरखास्त कर सको। यहाँ आपसे पागल बेगैरती और बेहयाई इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने तो सिर्फ झेली है। आपने 2 मिसरे जरूर सुने होंगे कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन। तुम भी सुनो। आप ही सुनो, मैंने तो पहले ही बुखार है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हाँ, लेकिन इसमें कतील साहब का शेर कमाल है। उन शेरों की लड़ाई होने लगी जे। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। लेकिन ये भी हकीकत है। और शाहजी, पकड़ा ही गया हूं तो मुझे दार पे खींचो, सच्चा हूं मगर अपनी वकालत नहीं करता। ये बात ठीक है आपकी। लो जी, शेर अर्ज किया है, तू लंघ जा साडी खैर है, ओ शाम सी है दोपहर है। अर्ज किया है, शेर सुन सुन के दिमाग गर्म हो गए ने, शेर सुन सुन के दिमाग गर्म हो गए ने, ए दोवें बाबे बेशर्म हो गए ने। अच्छा बागी साहब, ये धुआंधार गुफ्तगू तो हो गई, ये बताएं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? इसमें कौन सा मसला है जी? हिंदुस्तान का नाम आप लेने के लिए तैयार नहीं है, 7 मुल्क है, लालू प्रसाद की मिसाल सामने है, पूरी दुनिया वहां पर आके रिसर्च कर रही है, तो हम जाके उनसे पूछ नहीं सकते। लेकिन बागी साहब, लालू प्रसाद तो करप्शन के केस में भी अंदर हुए हैं। ओए वो चारा केस है, रेलवे की करप्शन का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। आप खामोश रहा करें। शाहजी आप बात करें। राम ना ते बोलो बागी साहब, ऊंची बोल बोल के रेलवे ना पाड़ देना। शाहजी, इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ अमली इकदामात करने की जरूरत है, इंसाफ के अमल को तेज करने की जरूरत है और जो मुजरिम है उनको कटहरे में लाने की जरूरत है। शाहजी, जिस तरह वो बोलिया मैनूं लगदा तुसीं ओहदे कोल डर गए हो। देखो भैन बागी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद और डालते हैं हर खबर पर नजर। जी नबिहा। जी, एक बहुत ही खास रिपोर्ट के मुताबिक जोरदार खराटे लेने वाले अफराद
फालिज में मुब्तला हो सकते हैं। तौबा तौबा तौबा, वैसे है कितनी बुरी बीमारी है यार। ये बीमारी तो खैर इसे आप क्या कहेंगे, एक स्लीपिंग डिसऑर्डर हुआ करता है, तकरीबन हर घर के किसी ना किसी फर्द में जरूर ये पाया जाता है। लेकिन शाजी ये तो कोई हल तो होएगा। माहिरीन ये बताते हैं कि जो शख्स खराटे ले रहा हो, अगर आप उसके पाँव का अंगूठा पकड़कर थोड़ा सा चंद इंच उसे ऊपर कर दें उसके पाँव को, जिससे उसकी नींद भी डिस्टर्ब ना हो, तो खराटों में फौरी तौर पे कमी जो है वो रुक जाएंगे। ए बागी ने एक बार इंज ही कीता सी। अच्छा, इन्हें गलती नाल हाथ दा अंगूठा चुक लिया सी। फिर क्या हुआ? उन्हें चपेड़ है मारी है, ये जाके खराटे लैन लग गया। अच्छा, बस इस चीज का ख्याल रखें कि पैर का अंगूठा इस सफाई से उठाएं कि उसे पता न लगे। जी ये तो कोई जेब तराश ही कर सकता है, पहले ਉਹਦਾ अंगूठा चुक ले नाले ਉਹਦਾ पर्स ਕੱਢ ले। सर वैसे ये गल ही बड़ी अहमकाना हैगी है कि पैर दे अंगूठे ने भी छेड़ो तो उन्हें पता ही ना लगे। एहतियात से करो ना यार। एहतियात नहीं शाह जी, बड़ी कुतकुतानी होती है। ये ना हो कि वो हसन लग पवे, जो खराटे बंद हो गए तो हासा बंद नहीं होना। यार टोनी, अब इतनी अकल तो हर एक में होती है कि जो पैर का निचला हिस्सा है उसे हाथ लगाने की क्या जरूरत है भाई, अंगूठे को ऊपर टिप से पकड़ के और थोड़ा सा चंद इंच ऊपर कर दे। सर जिथे इतनी सहूलत दे रहे हो अंगूठे ते एक हैंडल भी लगा दो। अच्छा, एक तरीका इसका और भी है, जो शख्स सो रहा हो और खराटे ले रहा हो उसकी गर्दन को हल्का सा आप खम दे दें, हल्का सा मोड़ दें, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा और मोड़े जरा। मैं तो कह रहा हूं तौड़ ला ही दिया। अच्छा जी शाह जी, जो फिर भी चुप ना होवे तो उसका कंधा जो है ना हल्का सा उसको कंधों से हिलाएं, तो फिर भी चुप ना होवे, फिर एक पिस्तौल लवो या एक खंजर लवो, ते जे वो भी ना लवे तो एक वड्डी जी डांग फड़ो ते गटर गटर लग पवो ताकि ਤੁਹਾਡਾ ज़हन ते इधर उधर होवे ना। अच्छा टोनी, ये भी वैसे उन डिसऑर्डर्स में से एक है कि जिसकी तकलीफ जो है वो जो उसमें मुब्तला होता है उसको शायद कम होती है, उसके साथ वाले को बहुत होती है। शाह जी वैसे मैं तो बड़ा क्लियर है इस मामले च, जिहड़ा खराटे लैण तो बाद ना आवे ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਦੋ ਕੋਪ ਕਰੋ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਫੁੱਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਧਰੂਓ। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि वेस्ट में बहुत सारी तलाकें, तुम्हें पता है किन बुनियादों पे होती हैं, कि जो पार्टनर होता है वो खराटे बहुत जोर से लेता है, या उसके सर में जुएं होती हैं, या किसी वजह से उसके जिस्म से स्मेल आती है, और सिर्फ इन बुनियादों पे रिलेशनशिप जो है वो खत्म कर देते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि हम एक इंडिविजुअल हैं और हम किसी की भी बात क्यों बर्दाश्त करें। यानी कि रिलेशन खत्म कर देते हैं, अच्छा परफ्यूम नहीं ले फेटे मुंह हो जी तहकीक दा। एक हल ये भी है कि जो शख्स खराटे ले रहा हो उसको आप आवाज दें, लेकिन आवाज इतनी हो कि वो शौरी तौर पे डिस्टर्ब ना हो जाए, हड़बड़ा के उड़ जाए। जब वो हल्की सी आवाज देंगे तो लाशऊर जो है उसका वो हल्का सा डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से खराटों का तसलसल जो है वो टूट जाएगा। जितनी मेहनत असं करन दे ना, खराटे नु दफा मारो, आओ बम बनाइए। यार ये शऊर और लाशऊर इतना तो हर एक को पता होता है। मेरा कजन सुता हुंदा सी, मैं हल्की जी गल करदा सा चुप हो जांदा सी। क्या कहते थे तुम? मैं उन्हें गाल कढ़दा सी। शाह जी मेरा चाचा एडे खराटे मारदा है, इन्ने खराटे मारदा है, मैं तो शुक्र कर रहा आप शेर अली दी ते नजर नहीं पै गई, और जिन्हें वो खराटे मारदा है ना उन्हें 100 मेगावाट उहदे खराटे तो बना लेनी। अच्छा टोनी, एक इसका और भी हल है, हो सकता है तुम्हें गैर संजीदा लगे मगर ये इंतहाई संजीदा हल है, कि जब आप अपने पार्टनर के साथ कमरे में हो। शाह जी तुसी पार्टनर कमरे च क्यों बैठे रहते हो? बाहर उन्हें हवा दाओ कि ठंडी चल रही है, 24 घंटे पार्टनर कमरे च बैठे रहते, मंग पता तो नहीं। तुम्हारी बात में ही इसका हल है कि आपस में ये तय कर लें कि जो खराटे नहीं लेता वो थोड़ी देर पहले सो जाए, और जो खराटे लेने वाला पार्टनर है या साथी है या दोस्त है वो थोड़ी देर बाद सोए। और शाह जी जेड़ा खराटे मारन वाला ना भावे सुबह 8 बजे सोवे, नाल दे ने इस डर तो नहीं सोना कि शायद मारन लगा। जी नबिहा, और क्या आपके पास? सोशल मीडिया पर आजकल इस बात का बहुत चर्चा है कि सानिया मिर्जा शोएब मलिक के लिए मनहूस साबित हुई हैं। जे सानिया मनहूस तो शोएब एडा केड़ा किस्मतां लाए, वो बेचारी जे एक अद्धा मैच जीती जाती सी, हुण ते यकीन करो ਉਹਦੇ ਕੋਲ लूडो तो मैच नहीं जितया जाता। टेनिस ते दूर दी गल है, हुण टेनिस नहीं खेडदी, वो जेड़े गेंद स्टेडियम तो बाहर नहीं जाते, बाहर खलो के वो अंदर सुटती है। और सुनिया ਉਹਦੇ तो भी उस स्पेंड कर रहे। यकीन करो ना, दोवा जियां देते थे अजीब जिहा गुस्साया जिहा हो गया। टोनी, वो भारत की एक मशहूर खिलाड़ी जरूर है, लेकिन इंटरनेशनल रैंकिंग में उनका वो मयार नहीं था जो स्टेफी ग्राफ का था, या मार्टिना हिंगिस का था, या अब सेरेना विलियम का, या फिर मारिया शरापोवा का। हाँ, अच्छा तुसी भी टेनिस ना स्पोर्ट्स की वजह तो नहीं देखते, कुड़ियां दी वजह तो देखते हो। यार ये तो मैं इकरार करता हूँ
कि मैं मारिया शरापोवा की वजह से तो जरूर देखता हूँ। अच्छा शरापोवा तो कोई शेर ही सुना दो यार, उस सरुकत हसीना पे तो बेशुमार शेर कहे जा सकते हैं। चलो फिर आज घर जाना ही हर शेर पे दम निकले। अच्छा नबिया, आपको पता है शाहजी इस वक्त क्या सोच रहे हैं? क्या? कि अगर मैं शेर ना सुनावा तो शरापोवा माइंड करेगी, तो जे अगर सुना देता तो आज रात किथे गुजारा। क्योंकि भाभी जड़े ना बहुत सख्त मिजाज ने। टोनी, मेरी बेगम बहुत एहतराम करती है मेरा। एहतराम से ही मारती है। शायर भी वैसे बड़े मिस्कीन आदमी, जो दो चाहो लम्या पालो। यार, ये जो ज़ईफुल एतकादी है, तवहम परस्ती है, जो जिंक्स है, इस किस्म की चीज़ें मैं समझता हूँ कि मुझे तो जाहिलियत ही लगती है। वो हसन तारिक जो हमारे बड़े मारूफ डायरेक्टर थे, जब रानी की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, किसी ने कहा कि आपने इससे शादी कर ली है, ये खुद भी डूब रही हैं, आपको भी ले डूबेंगी। और उसी रानी से, जिसको मनहूस कहते थे लोग, उनसे शादी के बाद अंजुमन, तहजीब, सुरैया भोपाली, उमराव जान अदा, दीदार जैसी बड़ी फिल्म, और कैसी कैसी बड़ी फिल्में दी, न सिर्फ हिट। और शाहजी तुसी बेगम जान फिल्म भुल गए हो? एडी वड्डी फिल्म सी अपने दौर दी, ओदी तो टिकट कट दिया, मेरी कमीज पाड़ गई सी। बेगम जान फिल्म बहुत मजे का था शाहजी। ओए ओए, रानी उसमें चुप चुप करके चर्स पीता था। और शाहजी, ये जो बच्चन फैमिली में शादी हुई है, इसके बारे में भी ज्योतिषियों का यही ख्याल था कि ये शादी मुबारक साबित नहीं होगी। वो तो अंधे को भी नजर आ रहा था कि ऐश्वर्या का करियर जो है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, और अभिषेक जो है वो हमेशा एक नाकाम अदाकार रहा। सही बात है, और अब भी नाकाम ही है माशाल्लाह। पहले प्यो नूं लैके बह गया सी, रही सही कसर उन्हें बीवी तो फ्लॉप करा दी। नहीं, बीवी को जरूर लेके बैठा है, लेकिन अमिताभ तो आज भी सरवाइव कर रहा है। और मेरे ख्याल में पूरे सब कॉन्टिनेंट में हर शख्स को अमिताभ से सीखना चाहिए कि 70 बरस की उम्र में भी कैसे सरवाइव करना है। अमिताभ साहब ने और सरवाइव नहीं था करना, दिल में उन्होंने अभिषेक को आग कर दिया हुआ। यार टोनी, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर अगेन ये सिर्फ नसीब की बात नहीं है, ये सलाहियत और मेहनत की भी बात है। और आप अंदाजा करें कि मणि रत्नम जैसा बड़ा डायरेक्टर जो है, अभिषेक साहब, उसे भी ले डूबे, उनकी भी फिल्म फ्लॉप कराई है मौसूफ ने। वैसे शादी उस बंदे के उत्ते भी बड़े लोगों ने मेहनत की थी, डायरेक्टर ने, इलेक्ट्रीशियन ने, मजदूरा ने, ठेकेदार ने, स्वीपर ने। यकीन करो, चाह पियाण वाले ने मैंने दसा भाई इंज नहीं इंज हुंदा है, नाले उन्हें हिट हो जाना सी। ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੀ बहुत लम्मा है, कौन एडी दूर समझाण जाए। वैसे अभिषेक ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖਲਾਈ ਸ਼ਟਲ ਵੈਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।